हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है एंड ऑफ बाइपोलरिटी, 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस। तो जैसा लास्ट टाइम हम लोगों ने डिसाइड करा था कि चैप्टर वाइज सबसे पहले पॉलिटी, उसके बाद फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसे सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस। पहला चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलरिटी। तो हम लोग इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक्चुअल में ये बाइपोलरिटी क्या है या एंड ऑफ बाइपोलरिटी का क्या मतलब है। ये सब चीज़ें समझना बेहद ज़रूरी है इस बुक को लेकर के या इस चैप्टर को लेकर के। तो जैसा कि मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, आप उस सिचुएशन को सिर्फ आपको सोचना है 1 मिनट के लिए, और आप उस सिचुएशन को थोड़ा अज्यूम करने की कोशिश करना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। चलो, सिचुएशन ये है कि आपने जिस यूजुअल ऐसे सुना होगा कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट इंडिया में आते हैं और रशिया के प्रेसिडेंट जब इंडिया में आते हैं, तो ये हमारी कंट्री में 3 से 4 दिन के लिए जो है नेशनल न्यूज़ बन जाती है। उसी जगह अगर देखा जाए, कुछ कंट्री के प्रेसिडेंट जैसे कोलंबिया के प्रेसिडेंट, नीदरलैंड के प्रेसिडेंट, पोलैंड के प्रेसिडेंट, हंगरी के प्रेसिडेंट, इन सब के प्रेसिडेंट जब अपनी कंट्री में आते हैं तो जनरली ये देखा जाता है कि कोई नेशनल न्यूज़ 4 दिन 5 दिन की कोई नेशनल न्यूज़ बनती नहीं है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि कोई नेशनल न्यूज़ बन जाए इन सब के प्रेसिडेंट के आने से। लेकिन अगर रशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं या अमेरिका के प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो अपनी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी रहती है, और इसके साथ साथ कंट्री के अंदर 4 से 5 दिन आप न्यूज़पेपर्स में, यूट्यूब पर, कहीं भी आप देखोगे, डिजिटल मीडिया पे या मेन मीडिया पे, हर जगह जो है इनकी न्यूज़ रहती है। क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है बेटा इसके पीछे कि ये दो कंट्रीज जो हैं ये सुपर पावर हैं। सुपर पावर किस टर्म्स में? सुपर पावर्स दे आर मिलिट्री, इनकी मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ देखा जाए इनकी एसडीआई रैंकिंग भी काफ़ी बेहतर होती है। तो ये सुपर पावर जो भी मतलब लाइक आप देख सकते हैं, यूएस हो गया या यूएस के साथ रशिया हो गया, अभी चाइना भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इवन इंडिया इज़ ऑल्सो ग्रोइंग फेस। तो ये सब जो सुपर पावर हैं, स्पेशली रशिया और अमेरिका, ये सब ग्लोबल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर को। एंड ऑफ बाइपोलरिटी पहला टॉपिक है। एंड ऑफ बाइपोलरिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बाइपोलरिटी क्या है। बाइपोलरिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दो सुपर पावर, एक यूएस और दूसरी सुपर पावर क्या थी? यूएसएसआर, जो 1991 के बाद जो है रशिया में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों सुपर पावर जो है 1944 से लेकर के 1991 तक जो है पूरे ग्लोब पर या पूरे ग्लोब की पॉलिटिक्स पर डोमिनेट किया है। अच्छा, सुपर पावर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि सुपर पावर किस टर्म्स में बोले जाते हैं ये दोनों, क्योंकि इनकी मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग है, इनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा सुपर पावरफुल है, इनकी इंफ्रा बहुत पावरफुल है। इसके साथ साथ देखा जाता है कि इनकी एसडीआई रैंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इन्हीं सब के बेसिस पर बोला जाता है ये सुपर पावर है। अच्छा, दोनों अलग अलग एंड पे हैं। दोनों अलग अलग एंड कहने का क्या मतलब है कि ये देखा जाता है कि जो यूएस है वो वेस्ट एंड पर लाई करता है, मतलब कि दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही हैं, लेकिन एक वेस्ट पोल पर है। और रशिया यानी 1991 से पहले रशिया का ही नाम क्या था? यूएसएसआर था, और यूएसएसआर जो है वो ईस्ट एंड पे आता था, यानी कि एक ईस्ट पोल पे हो गया और दूसरा वेस्ट पोल पे हो गया। इसीलिए दोनों को बोला जाता है बाईपोलर वर्ल्ड। और ये बाईपोलर वर्ल्ड का टाइम स्पेयर क्या था? 1944 से लेकर के 1991 तक। सॉरी, जो बाईपोलर वर्ल्ड है, सिंपल सा उसका कॉन्सेप्ट है कि दो सुपर पावर ने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक जो है ग्लोब पर डोमिनेट किया है, राइट। अच्छा, जो उनका डोमिनेशन रहा है वो स्पेसिफिकली कब से कब तक रहा है? 1944 से लेकर के 1991 तक रहा है। अच्छा, 1944 आप लोग बताइए कि 1944 में क्या ऐसा हुआ था? 1944 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुआ था। और 1991 में क्या हुआ था? 1991 में यूएसएसआर जो है, जो कि सुपर पावर थी, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। सॉरी, डिसइंटीग्रेट होने का क्या मतलब है कि यूएसएसआर
वो काफ़ी बड़ा एम्पायर था और ये काफ़ी बड़ा एम्पायर टूट करके अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गया और उन्हीं में से जो सबसे बड़ी कंट्री थी उसका नाम आगे चल करके क्या पड़ा, रशिया। क्लियर। आइए अब हम लोग देखते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या है, व्हाट वाज द सोवियत यूनियन, व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन। अब यहाँ पे इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि यूएसएसआर का जो है सिस्टम क्या था, पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, उनके आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या थे, ये सब चीज़ें इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि जो है उन्हीं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उन्हीं अपने ही बनाए गए सिस्टम को उन्होंने किस तरीके से इतना वीक कर लिया कि आगे चल करके वही उन्हीं सब की रीजन की वजह से जो है कंट्री जो है डिसइंटीग्रेट हो गई, टूट गई। क्लियर। तो पहला टॉपिक देखते हैं कि जो सोवियत यूनियन था ये एक्चुअल में बना कब। तो ये बना आपका सोवियत यूनियन 1917 में। 1917 आपको याद होगा, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, राइट। ये 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था जिसके बेसिस पर जो है यूएसएसआर बना। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो यूएसएसआर बना वो किस बेस पर बना था, किस आइडिया पर बना था। वो जो है सोशलिज्म के आइडिया पर बना था, इक्वालिटी के आइडिया पर बना था, कम्युनिज्म के आइडिया पर बना था और कैपिटलिज्म को अपोज करता था। ये सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, इसके लिए दो पॉइंट बहुत ब्रीफ में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए कैपिटलिज्म क्या है। कैपिटलिज्म एक ऐसा आइडिया है जिसमें प्राइवेट ओनरशिप को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो है प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं या उसको बढ़ावा भी दिया जाता है, राइट। सेकंड पॉइंट ये देखा जाता है कि मार्केट डिसाइड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है उसको मार्केट डिसाइड करती है। क्लियर। दो पॉइंट क्लियर कैपिटलिज्म के। और कैपिटलिज्म को कौन सपोर्ट करता है, कैपिटलिज्म को यूएसए सपोर्ट करता है। क्लियर, ये सब चीज़ें क्लियर है। सॉरी, इसके साथ ये देखते हैं कि जो है कम्युनिज्म में एक चीज़ देखा जाता है कि कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होंगे, इंडस्ट्रीज होंगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, जो भी चीज़ें हो, एम्प्लॉयमेंट, जो भी चीज़ें होगा, मार्केट, हर चीज़ वो कौन कंट्रोल करेगा, वो स्टेट कंट्रोल करेगा, राइट। कंट्री का जो हेड होगा, कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी हेड रहेगी या जो है उस कंट्री की जो गवर्नमेंट रहेगी, वो सारा चीज़ अपने कंट्रोल में रखेगा और उसके बाद लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम बनाएगा। क्लियर, इसको बोलते हैं कम्युनिज्म। क्लियर। यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप या प्राइवेट बिजनेसेस करने का अगर आपको उतना ज़्यादा बढ़ावा या उतना ज़्यादा अलाउड नहीं होता है। अगर आपको प्राइवेट बिजनेसेस करने हैं तो आपको कंट्री के हेड या कंट्री के या जो है गवर्नमेंट जो होगी उस कंट्री की, उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। क्लियर, तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। क्लियर। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये पॉइंट देखते हैं कि सोशलिज्म क्या है। सोशलिज्म में देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट होती है कंट्री की, वो लोगों के वेलफेयर के लिए ध्यान देती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोविज़न बनाती है। क्लियर। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो है प्राइवेट ओनरशिप पर भी ध्यान देती है। सोशलिस्ट गवर्नमेंट या सोशलिज्म जो है सोशलिज्म का जो है पॉइंट यही है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, वही सेम चीज़ जैसा मैंने बताया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश कर दी गई थी, स्टेट कंट्रोल कर रहा था लैंड को और इंडस्ट्रीज़ को सोवियत यूनियन में, यूएसएसआर में। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो यहाँ का जो एक आइडिया था, किस आइडिया पर बना था यूएसएसआर जो है कम्युनिज्म के आइडिया पर बना था। तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट ओनरशिप नहीं चलता है। यहाँ लैंड, इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेज सब कुछ किसके कंट्रोल में रहता है, स्टेट के। स्टेट यानी कि जो कंट्री होगी उसका जो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होगी उसके कंट्रोल में रहता है। क्लियर। चौथा पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी। अदर पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो इलेक्शन लड़ सकती है ना तो कुछ कर सकती, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी और वो जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी यहाँ पे। क्लियर। समझते जाना बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्स में लिखने के लिए आता है व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन, राइट। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन देखते हैं 1970, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इजी से।
सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन जो 1917 में हुआ। दोबारा उस दूसरे पॉइंट में हम लोग ये देखते हैं इनका जो पॉलिटिकल आइडिया था वो सोशलिस्ट था, इक्वल था, इक्वालिटी पर ध्यान देते थे, कम्युनिज्म पर ध्यान देते थे और कैपिटलिज्म को अपोज करते थे। क्लियर। फिर हम लोगों ने देखा प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश कर दी गई थी, सब कुछ किसके कंट्रोल में था, स्टेट के कंट्रोल में था। चौथे पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी और वो कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शंस नहीं कॉन्टेस्ट कर सकती थी। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं पांचवा पॉइंट में ये देखते हैं कि इकोनॉमी जो कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोल की जाती थी सोवियत यूनियन में, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कम्युनिस्ट सिस्टम था यहाँ पे, तो कम्युनिस्ट सिस्टम में जो मार्केट होगा, प्राइसेस होगा, हर चीज़ जो है कौन कंट्रोल करेगा, स्टेट कंट्रोल करेगा या वहाँ की गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, राइट। लेकिन कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता। कैपिटलिज्म में क्या है, कैपिटलिज्म नहीं जो अमेरिका सपोर्ट करता है, कैपिटलिज्म में मार्केट डिसाइड करती है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को। क्लियर। तो ये सब चीज़ें जो है समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को लेकर के। सॉरी। अच्छा, अब इसके साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि अब इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री थी, यानी कि जर्मनी, ये सब जो है ईस्ट यूरोपियन कंट्री थी, उन्होंने जो है सोवियत मॉडल को यानी सोवियत सिस्टम को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, राइट। जाहिर सी बात है एक बड़ी सुपर पावर के बॉर्डर की कंट्रीज थी, तो जाहिर सी बात है ये लोग जो है थोड़ा अगर कोई सुपर पावर की बॉर्डर कंट्री है तो सुपर पावर का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रहता है वहाँ पे, राइट। तो ये देखा गया कि जब ये इमर्ज हो रहा था सुपर पावर 1917, फिर 1920, 1930, 1950, इन सब इमर्ज हो रहा था सोवियत यूनियन, तो ये देखा गया कि जो आसपास की कंट्री थी वो एक बड़ी सुपर पावर की तरफ जो है टिल्टेड हो गई। क्लियर। अब इसके साथ साथ देखते हैं कि जो वार्साओ एक पैक्ट हुआ था, वार्साओ पैक्ट में ये देखा गया कि जो सोशलिस्ट जो कंट्री सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर थी या सोशलिज्म को फॉलो करने वाली कंट्री थी, वो वार्साओ पैक्ट के थ्रू जो है एक साथ आकर के एक ग्रुप बना लिया था इन लोगों ने। क्लियर। फिर देखते हैं कि सोवियत यूनियन जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी एक टाइम पे। इनकी इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, मिलिट्री, हर चीज़ इनका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता था कि जो वेलफेयर के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर की जो सबसे नेसेसिटीज़ चीज़ होती है, वो एजुकेशन, हेल्थ, चाइल्ड केयर, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी यहाँ पे। लेकिन अब देखते हैं कि इश्यूज़ कहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हुआ। सोवियत यूनियन में जो इश्यूज़ क्रिएट होना स्टार्ट हुआ वो यहाँ के ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव थी। जब किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो जाती है तो वहाँ पे लोगों को जो फ्रीडम्स, जो राइट्स दिए जाते हैं वो धीरे धीरे कर्व होने लगते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप अपनी कंट्री में डेमोक्रेटिक तरीके से जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट किए हो, डेमोक्रेटिक तरीके से उसी गवर्नमेंट को हटा भी सकते हो, राइट। तो अगर गवर्नमेंट के अंदर थोड़ा बहुत डर रहेगा कि लोग कभी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लोग जिस तरीके से उनको इलेक्ट करके गवर्नमेंट में भेजा है उसी तरीके से उनको वापस भी गिरा सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट हमेशा आपके राइट्स की, आपकी फ्रीडम की, हर चीज़ की जो है केयर करते हैं वो लोग। क्लियर। लेकिन अगर गवर्नमेंट के दिमाग में ये आ गया कि लोग तो अब कुछ कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि वो किस फॉर्म में तब्दील हो गए, वो अथॉरिटेटिव फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। फिर वो अपनी मनमानी करते हैं, वो लोगों की तरफ या लोगों के वेलफेयर के लिए ध्यान नहीं देते हैं। तो सेम चीज़ यूएसएसआर में हुआ कि यूएसएसआर में जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो अथॉरिटेटिव होती चली गई। वो लोग क्या कर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग जो है जॉब नहीं है उनके पास में, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। लोगों के राइट्स वायलेट हो रहे थे, इससे उनको कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ जो है काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव होते चले गए थे। क्लियर। तो पहला पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट में ये देखा गया कि जो रसिया था, यूएसएसआर था, वो जो सेंट्रल यूएसएसआर था, जैसे मॉस्को वगैरह रीजन हो गया, काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर दिया। वहाँ की गवर्नमेंट ने इन सब रीजन को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया। लेकिन जो दूर के
एरिया थे, जैसे साइबेरियन एरिया हो गया, या जो है यूरोप के बॉर्डर से लगता हुआ एरिया हो गया, या जो है जो कजाकिस्तान या मंगोलिया, इन सब के रीजन से लगता हुआ जो यूएसएसआर था, इन सब को उन लोगों ने डेवलप नहीं किया, राइट। तो इन सब रीजन को ना डेवलप करने की वजह से जो यहाँ सब के लोग जो यहाँ सब के लोग रह रहे थे, वो उनके दिमाग में जो है सोशलिज्म को लेकर के या यूएसएसआर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सेपरेटिस्ट फीलिंग आने लगी, और वो सोशलिज्म को फॉलो धीरे धीरे करने से मना करने लगी, राइट। ये हुआ। उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि 1917 में देखा जाता है कि फूड शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा आ गई। जो कंज्यूमर गुड्स होते थे, जैसे बेसिक चीज़ें हो गई, जैसे बेसिक चीज़ों में आप फूड ले लो, या हेल्थ केयर ले लो, एजुकेशन ले लो, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ों का शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा आने लगा वहाँ पे, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लगा अपने गवर्नमेंट को लेकर के। क्लियर, ये सब चीज़ें देखा गया वहाँ पे, और यही रीजन था, इन्हीं सब की रीजन की वजह से जो है लोग जो है ग्रुप बनाए, और ग्रुप बना करके जब उनका ग्रुप लार्जर ज़्यादा बड़ा हो गया, तो वो अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे, लड़ाई करने लगे, और अपना एक अलग सेपरेट रीजन लेकर के यूएसएसआर से अलग होने लगे। क्लियर। आगे अभी इस चैप्टर में और देखेंगे, तो बेसिक है, आगे भी देखेंगे एक्चुअल में हुआ क्या था उन सब कंट्रीज में, रीजन क्या था कि एकदम से डिसइंटीग्रेट, एकदम से कोलैप्स कैसे हो गए। अभी तो बस हम लोग देखते हैं इनका सिस्टम क्या था। क्लियर। अच्छा चलो एक PYQ करते हैं, जो कि आपके 2025 और 26 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में था, CBSE के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए जरा क्या था। द एंड ऑफ बाइपोलरिटी इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लेड टू एन इंक्रीज इन, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि बाइपोलरिटी जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एंड हुआ, तो जो है ये हुआ क्या आगे, इंक्रीज क्या आगे क्या लाया, लाइक जब बाइपोलर वर्ड एंड हो गया तो फिर क्या चीज़ें स्टार्ट हुई, राइट, वो पूछा गया है। तो प्रॉक्सी वॉर बिटवीन सुपर पावर, जब सुपर पावर बची ही नहीं तो उनके बीच में प्रॉक्सी होने का कोई मतलब नहीं रह गया। सेकंड, आर्म्स रेस बिटवीन सुपर पावर, आर्म्स जब सुपर पावर रही नहीं गई, एक ही सुपर पावर बची, दो सुपर पावर रही नहीं गई, तो उनके बीच में कोई आर्म्स रेस होने का कोई चांस है ही नहीं। फिर मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन, इस स्टेटमेंट को रखो क्योंकि ये थोड़ा सा करीबी है, थोड़ा सा लॉजिकली करेक्ट हो रहा है। डी स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं। बाइपोलरिटी इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देखा गया जब एंड ऑफ बाइपोलरिटी हो गया तो फिर बाइपोलरिटी होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए, आपका थर्ड यानी सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। तो जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उनमें कभी कभी ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं, तो कभी कभी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर निकाला जाता है, राइट। ये आप डायरेक्ट आंसर नहीं पा पाओगे, आप हर एक आंसर को क्वेश्चन से मैच कराओगे और उसको एलिमिनेट करोगे, तब जा करके आप करेक्ट आंसर पे आ सकते हो। क्लियर। तो ये था आज का सेशन, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट डे कल हम लोग जो है तीसरे और चौथे टॉपिक को लेकर के आएंगे। क्लियर, थैंक यू सो मच।